मॅडम थँक्यू. मराठीमध्ये मला सांगायची संधी दिली. मराठी सगळ्यांना येईल का? मराठी हिंदी दोन्ही, हाफ हिंदी हाफ मराठी. ओके. इसके पहले मैं 17 अगस्त 2016 को एकनाथ ठाकुर हॉल में एक लेक्चर दिया था. शायद आप में से बहुत से होंगे. आप वो लेक्चर सुनने वाले कितने हैं? एक 4-5-6 लोगों के लिए मैं ज़रा दूसरी एक हिस्ट्री पहले बताता हूँ और बाद में मैं मेन सब देखता आता हूँ. जनरली हम सब यही कहते हैं कि ये लॉ जो है वो ब्रिटिश ज़माने का है. नो डाउट ये ब्रिटिश ज़माने का ही लॉ है. 1860 में इंडियन पिनल कोड 6 अक्टूबर 1860 में ये इंडियन पिनल कोड आ गया. लेकिन उसके बाद में उसमें इतने चेंजेस आ गए, अमेंडमेंट आ गए, चेंज हो गए, डिलीट हो गए. और लास्ट का जो ये है अमेंडमेंट वो 3 फरवरी 2013 का है. ये जो 3 फरवरी 2013 का जो अमेंडमेंट है वो 65th अमेंडमेंट है. 65 टाइम उसमें आइदर चेंजेस हुए या तो ये हुए. तो हम जो आपका जो कहना है कि ये ब्रिटिश ज़माने का रूल है तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि 1860 से 2013 तक इसमें 65 टाइम रूल्स में या एक्ट में अमेंड हो गए हैं. टोटल इसमें 511 सेक्शंस है, लेकिन उसमें कुछ सेक्शन में ABC होने के वजह से टोटल और उसमें 60 बढ़ गए, यानी उसका मतलब 571 रूल है. लेकिन आप सेक्शन देखोगे तो आपको 511 दिखेगा. आउट ऑफ दिस 571 19 सेक्शंस निकाल दिए गए हैं. सेक्शन 1 to 108 उसमें ऑफेंसिव सेक्शंस नहीं है. अगर ऑफेंस स्टार्ट होता है तो 109 से स्टार्ट होता है आईपीसी के. उसमें 261 सेक्शंस है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और बाकी के 111 जो सेक्शंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है. आपको सबको मालूम ही होगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ एक्शन नहीं ले सकती है, ना कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है. लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि इसमें पुलिस खुद कोर्ट में जाके परमिशन लेते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और परमिशन लेने के बाद पुलिस को पावर्स आ जाती है टू इन्वेस्टिगेट. मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा. एक मटका किंग सुरेश भगत की मर्डर हो गई थी रायगढ़ में, और वो इन्वेस्टिगेशन तभी के हमारे HM साहब RR पाटिल साहब ने बोला कि ये इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे पुलिस ने करना है. हमने केस चालू की, विटनेसेस हो रहे थे, एविडेंस अच्छा हो रहा था. उसकी जो वाइफ है जया भगत, उसने एक विटनेस को 1 करोड़ रुपया देना चाहा कि आप एविडेंस देना नहीं. वो विटनेस मेरे को बोला कि ये 1 करोड़ रुपया दे रही है, मैं क्या करूं. मैं बोला मंगा ले. हम उसको रेड हैंडेड पकड़ दिए. वैसे 1 करोड़ रुपए देते हुए हमने उसको रेड हैंडेड पकड़ा. दैट इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. अभी ये नॉन कॉग्निजेबल है, 1 करोड़ तो मैं पकड़ा हूं, तो मैं दूसरे दिन कोर्ट में जाके इन्वेस्टिगेशन करने के मैं पावर्स लिए, परमिशन ली, और बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन किया. ऐसे रेयर केस में पुलिस जाते हैं, हर एक केस में नहीं. सेक्शन 154 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में लिखा है, और सेक्शन 155 CRPC नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में लिखा है. हम अगर कंप्लेंट आप अगर पुलिस स्टेशन जाए और वो ड्यूटी ऑफिसर, ही मस्ट रिकॉर्ड द FIR आइदर ऑफ नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल.
जो भी कोई होगा तो एफआईआर उसने लिख के लेना ही चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है। अदरवाइज दैट इज एन ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी। अगर मैं स्टेशन हाउस हूँ, आप कंप्लेंट लेके आए और मैं अगर लिखा नहीं है आपकी कंप्लेंट, तो दैट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट मी अंडर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी। तो ऑफेंस रजिस्टर करना ही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्ट्रेट वे लिखा है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट नहीं लिखी जाए तो 166 के तहत मेरे खिलाफ एक्शन हो सकती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी मेरे पर एक्शन हो सकती है। ये ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार यूपी उसमें लिखा गया है। ये दोनों केस में या आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, आपको उसकी कंप्लेंट की कॉपी यानी एफआईआर की कॉपी आपको देनी ही है। ऐसे दोनों इसमें एक्ट में लिखा हुआ है। मैं जब आपको बताया ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, वो जजमेंट है 12 नवंबर 2013 की, और ये भी बताया 166 ए के तहत ऑफेंस हो रहा है। अभी अरेस्ट के बारे में हे पहिला प्रिलिमिनरी काढतो हां नाही, हे काय की बहुतेकांनी गेल्या वेळेचं लेक्चर ऐकलेलं आहे आणि म्हणून मला त्यांना दुसरंच काहीतरी म्हणजे नवीन काहीतरी सांगायचं आहे। कारण आम्ही जनरली हम सब बोलते हैं कि बाबा ये ब्रिटिश काल का जमाने का ये एक्ट है, वैसा नहीं है। जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्ट में भी चेंज होते ही जा रहा है। अभी आपने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो एक्ट में बताया है 41(1)(b) में कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो एक्ट में लेस देन 7 इयर्स और 7 इयर्स पनिशमेंट है तो आपको अरेस्ट करने की पावर पुलिस को नहीं है। लेकिन अरेस्ट करना होगा तो आपको पहले नोटिस देनी पड़ेगी पुलिस को, और आपको बुलाना पड़ेगा और आपके पास इंट्रोगेशन करना पड़ेगा। अगर पुलिस ऑफिसर इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इसको अरेस्ट करने बगैर मेरा इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो रहा है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ तो भी मिलाना चाहिए, तो आपका कस्टोडियल इंट्रोगेशन चाहिए, तो ही पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। एज फार एज ए केस विच की 7 इयर्स एंड लेस पनिशमेंट है। अगर आप मर्डर करेंगे तो पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट करेगी। जो 7 बरस से कम सजा है जो ऑफेंस को, जो सेक्शन को, उसको आपको अरेस्ट डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। उसके लिए भी बहुत से जजमेंट्स है कि विदाउट इंटीमेशन डायरेक्टली अरेस्ट किया। मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के पुलिस ऑफिसर को ऐसे पूना के 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है विदाउट नोटिस, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 5-5 लाख रुपया देना चाहिए, ऐसा एमपी गवर्नमेंट ने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। दूसरी एक जजमेंट 50,000 की भी जजमेंट मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट नोटिस वो पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया डायरेक्टली, और उसके वजह पुलिस ऑफिसर को 50,000 रुपया दंड किया गया है। ऑन द कॉन्ट्री मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने उनको विदाउट हियरिंग उसको 3 दिन की रिमांड दी, इसलिए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई है। और जो सेशन जज ने उसका बेल एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं की विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड, उसको भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की है। यानी अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स पहले जो भी पुलिस करते थे वो सच होता था, लेकिन अभी आप देखेंगे मेरे पास से बहुत से जजमेंट्स है कि पुलिस को तो कोर्ट्स, अपीलेट कोर्ट्स पुलिस को तो छोड़ नहीं रही है, लेकिन अभी कोर्ट के ऊपर भी आ गया है, कोर्ट को भी छोड़ नहीं रही है। ये आपको दिखाई देगा। वो जजमेंट है
कि अरेस्ट नहीं करना, एज इट इज 41A(b) में CRPC में लिखा हुआ है 7 years एंड लेस पनिशमेंट रहेगा, तो आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करना। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दी है, क्रिमिनल अपील नंबर 1277 ऑफ 2014, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये जजमेंट है 2 जुलाई 2014 की। मैं जब भी आपको बोला कि 5 लाख रुपया दंड किया हुआ है, वो जजमेंट है डॉक्टर रिनी जोहर एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स। वो जजमेंट है 13 जून 2006 की, जिसमें 5-5 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को, मीन्स 2 एक्यूज को अरेस्ट किया, इसके लिए 5-5 लाख रुपया उसको कॉम्पेंसेशन देने को बोला। और दूसरी बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है, हमारे पूना की केस की है, भोसरी पुलिस स्टेशन पुणे, इसमें भी ऐसा ही हुआ है। जो 7 years और लेस पनिशमेंट थी, उसमें पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, इसके लिए उसको 50,000 रुपया दंड पुलिस ऑफिसर को, और दोनों कोर्ट को यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ये की है। अभी हर वक्त कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते जा रहा है, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजमेंट्स देते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पुलिस ऑफिसर हम वो जजमेंट्स पढ़ते नहीं है, या जो अमेंडमेंट हुए वो हम पढ़ते नहीं हैं। इस वजह से ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमको यानी पुलिस ऑफिसर को कुछ पनिशमेंट दे रही है। पनिशमेंट मीन्स 50,000 रुपया, 5 लाख रुपया। बेसिकली जब भी मैं पुलिस ऑफिसरों को लेक्चर देता हूँ, मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र घूमते रहता हूँ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और हेडक्वार्टर्स में लेक्चर देने के लिए। तो एक इधर मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक सीनियर ऑफिसर मीन्स IPS ऑफिसर मेरे को बोलने लगे, माले साहब आप बोल रहे ये सब करना चाहिए, लेकिन हमको टाइम मिलता नहीं ये सब करने के लिए। मैं वो ऑफिसर शायद ऐसा लगा उसको कि मैं वो सीनियर ऑफिसर होने की वजह से मैं उसको कुछ बोलूँगा नहीं। मैं तुरंत उसको बताया कि सर टचवुड आपके घर में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में कुछ हो गया, चोरी हो गई या कुछ ऑफेंस हो गए आपके खिलाफ, और अगर वो पुलिस ऑफिसर आपको बोले कि मेरे को ये करने को टाइम नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? मैडम ने जब आपको बताया कि मेरी 30 बरस सर्विस होने के बाद मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से ली, मैं 30 बरस एक ही सोचता था कि मैं जब भी स्टेशन हाउस में या मैं डिटेक्शन ऑफिसर करके मैं ये बाजू बैठता हूँ और मेरे सामने कोई आता है, तो मैं पहले ये सोचता था कि वो जो बैठा है वो मैं बैठा हूँ। अगर मेरा रिलेटिव या मैं कौन से पुलिस स्टेशन में जाऊँ और वो ऑफिसर ने अगर मुझे बोला कि मेरे को टाइम नहीं या मेरे को मैं ये करने वाला नहीं हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा? ये अगर हर एक पुलिस ऑफिसर सोचे, ये अगर हर एक पुलिस ऑफिसर सोचे, तो आज जो भी पुलिस के खिलाफ जो पब्लिक, एक जनरल पब्लिक का अगेंस्ट है जो पुलिस के, वो और कुछ बरस के बाद होगा नहीं। लेकिन मेरा तजुर्बा बोल रहा है या मेरा अनुमान बोल रहा है कि ये जो पुलिस और पब्लिक का जो गैप है वो जल्द ही यानी 2020 तक खत्म होगा, और जनरल पब्लिक पुलिस को एक अपना आदमी है, अपना ही आदमी है ऐसा मानना चालू होगा, क्योंकि पुलिस को अभी अपना बर्ताव चेंज करना ही है। बेसिकली हो रहा ऐसा कि पुलिस के सामने 2 पार्टी है, एक कंप्लेनेंट और दूसरी एक्यूज। अगर वो जमानत पे छूटा, जमानत पे छोड़ने का काम पुलिस का नहीं है, ये जमानत पे छोड़ने का काम ये कोर्ट का काम है। अगर वो छूट गया, आज मर्डर को बेल हो रही है 90 डेज के बाद, मर्डर यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक मीन्स डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का ऑफेंस है।
तो भी उसको आफ्टर 90 डेज, 120 डेज, 130 डेज में बेल हो रहा है। अगर वो बेल से बाहर आया तो सामने वाला यानी कंप्लेंट पार्टी क्या बोलेगी कि ये पुलिस ने पैसा खाया इसके लिए होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंप्लेनेंट पार्टी है, जो आम जनता है, उन्हें लॉ क्या है ये मालूम नहीं है, या तो कोर्ट में क्या चलता है वो उनको मालूम नहीं है। जनरली आप, मैं जब भी छोटा था तभी बोलता था कि शाण्याने कोर्टाची पायरी चढ़ू नहीं। क्यों? तो आप अगर विटनेस करके बुलाएंगे तो 4-5 बार उधर बुलाते हैं, आज तारीख कल तारीख, तो पब्लिक परेशान हो जाती है। जो विटनेस है मेरा परेशान होता है। 4 बार आने के बाद फिर 5वें बार आएगा तो एक तो कंटाला हुआ होता है, वो बोलते फिर कुछ तो भी अलग ही बग देता है। तो हमारा जो एक्ट, जो कानून है, कानून हमारा ऐसा बोलता है 100 छूट गए तो भी चलेगा, 100 एक्यूज छूटेगा तो भी चलेगा, लेकिन एक इनोसेंट आदमी कन्विक्ट होना नहीं चाहिए। ये अगर हमारा नजरिया है हमारा जुडिशरी का, तो बट नेचुरली क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। हमारा जुडिशरी ऐसी कर रही है बेल एंड नॉट जेल, यानी आपको बेल पहला मिलना चाहिए और जेल बाद में होनी चाहिए। बाद रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आज जेल होती है और बाकी सबको बेल हो जाती है। ऐसा मेरा अनुभव मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और माइन्यूटली इन्वेस्टिगेशन किया तो मेरा अनुभव ऐसा बता रहा है कि बेल जल्दी नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं जो भी केसेस रजिस्टर किया हूँ, अभी वो दिन लास्ट टाइम जब भी आमचे एडवोकेट काय साहेबांचं नाम माने शिंदे साहब आए, तभी मैं माने शिंदे साहब को 1-2 सवाल पूछे थे कि रॉबरी अगर कोई करे तो उसको बेल मिलना चाहिए कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। माने साहब, शिंदे साहब बोले कि हाँ बेल मिल सकता है। लेकिन मेरी केस ऐसी है कि रॉबरी कर किया तो भी उसको बेल आखिरी तक नहीं मिला और आखिरी में उनको 7-7 साल 10-10 साल कन्विक्शन भी हुआ। उसके जो ट्रिक है दैट वी हैव टू यूज, लेकिन हमको टाइम नहीं होने के वजह से, ऐसा सबका कहना है, टाइम नहीं है हमारे पास, इसके लिए हमारे एक्यूज बेल पे छूटते हैं, या तो वो लेट जुडिशरी लेट हो जाती है, हमारी सुनवाई लेट हो जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो कंप्लेनेंट का इंटरेस्ट होता है वो कम होते जाता है और बाद में हमारी केसेस एक्विटल पे जाते हैं। जो मैं जब भी बताया कि पुलिस ऑफिसर अमेंडमेंट जो भी हुई है वो पुलिस ऑफिसर को नहीं, जज को भी मालूम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं 2013 में रिटायर होने के बाद आपको मालूम होगा ये शक्ति मिल कंपाउंड में रेप केस का एक सिलसिला चालू हुआ। हमने 2 केसेस रजिस्टर की और 2 केसेस थे, लेकिन वो कंप्लेनेंट हमको आखिरी तक मिले नहीं। इंस्पाइट ऑफ हमने पेपर में अपील भी की थी कि ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं कि हम लोग ने और भी 2 रेप किए, लेकिन कंप्लेनेंट या उसके रिलेटिव कोई आए नहीं। हमने गैंग रेप के लिए पहले सेक्शन क्या था 376G, लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद 2013 में 376D हो गया। मोर देन 2 accused has committed and rape। हम जब भी रिमांड लेके कोर्ट में गए, 5 आरोपी का रिमांड, 3 आरोपी का रिमांड और 2 आरोपी तो जुवेनाइल थे, तो जुवेनाइल कोर्ट में लेके जाना पड़ा। 3 आरोपी का रिमांड जब भी हम कोर्ट में लेके गए तो हमारे जज साहब ने हमारे ऑफिसर को बहुत गुस्से किए कि तुमको क्राइम ब्रांच वालों को सेक्शन भी नहीं मालूम क्या। तो वो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर चुपचाप बैठा, बोला अभी जज के सामने क्या बोले, बॉस इज ऑलवेज राइट करके चुप बैठा। बहुत सुनवाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर बोले कि सर 2013 में अमेंडमेंट आई है और अमेंडमेंट में गैंग रेप को सेक्शन 376D है, पहले 376G था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें तो मालूम ही नहीं, हमारे मैजिस्ट्रेट और जजेस को भी मालूम नहीं, ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक जजमेंट आपको मैं बता सकता हूं। एक जजमेंट MCOC की ऐसी थी कि
ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट में ने अगर कोई ऑफेंस किया तो उसको एमसीओसी यानी मौका लगाया जाता है। उसमें एक जजमेंट ऐसी आई थी कि वो मेंबर में समझो एक एक्यूज ऐसा है कि उसके खिलाफ इसके पहले केस ही नहीं थी, स्टिल ही कैन प्रोसिक्यूट अंडर एमसीओसी एक्ट, ऐसी वो जजमेंट है। लॉ भी वैसा ही है। लेकिन बाद में एक 1.5-2 बरस के बाद दूसरा मैटर दूसरे 2 जजेस के पास आए और जजेस ने डिसीजन दे दिया कि इनके खिलाफ 2 चार्जशीट नहीं, इसके लिए इसको बेल। एक्चुअली ये स्ट्रिंजेंट एक्ट है एमसीओसी, बेल मिलना बहुत सा कठिन हो जाता है। इसलिए हम लोग अगर मोर देन 2 ऑफेंसेस किए होंगे वो पैरामीटर में तो हम एमसीओसी लगाते। पहली जजमेंट बता रहा है अगर आपके खिलाफ नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ आपने किया है, स्टिल एमसीओसी कैन अप्लाई अगेंस्ट यू। सेकेंड जजमेंट बोल रही है कि तुम्हारे खिलाफ एक भी केसेस, इसके खिलाफ एक भी केसेस नहीं है, इसके लिए इसको एमसीओसी के तहत ये प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। और वही जज ने उसके बाद 7 महीने के बाद ऐसा बता रहा है कि जो पहली जजमेंट है वो हमें मालूम नहीं थी, नाइदर प्रोसिक्यूशन हैज प्रोड्यूस दिस आर्ग्यूड ऑन दिस पॉइंट नॉट डिफेंस एडवोकेट हैज आर्ग्यूड ऑन दिस पॉइंट। मुझे एक अभी भी सवाल पड़ रहा है, डिफेंस वाला क्यों बताएगा कि बाबा इसके पास इसके साथ प्रोसिक्यूशन हो सकता है। हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर नो डाउट कि वो दिन में वो हाई कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर है अच्छे, लेकिन बात ऐसी है कि एक दिन में वो 60 और 70 केसेस का आर्ग्यूमेंट करता है तो उसके ध्यान में होगा नहीं, ये तो बात सही है। तभी मेरा काम है, तभी पुलिस ऑफिसर का काम है कि हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताना कि ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसके खिलाफ ये जजमेंट है। वो हम ऑफिसर देखते नहीं है, ये हो गया है। हम आगे देते जब भी मैं आपको बताया कि किशन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस किशन भाई, इसमें क्लियर कट बताया है अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के गलती से एक्यूज छूट गया तो उसको प्रमोशन देना नहीं चाहिए, उसको साइड ब्रांच में डालना चाहिए और डीई शुड बी हेल्ड अगेंस्ट दैट ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2014 को बताने के बाद 2016 में हमारे गवर्नमेंट सोए हुए खड़े हो गए, नहीं बोला अभी इसके लिए एक कमिटी बैठानी चाहिए। वो किशन भाई के जजमेंट में है कि पुलिस ने एक कमिटी बैठाना चाहिए और ऐसे जो छूटे हुए केस, एक्विट हुए केस जो है वो उसका स्टडी होना चाहिए और वो स्टडी में अगर पुलिस ऑफिसर के गलती से हुआ तो उसको साइड बैंड डालना चाहिए, उसको प्रमोशन नहीं देना चाहिए, उसके खिलाफ डीई होना चाहिए, ये सब लिखा है। हमारे गवर्नमेंट को 2 बरस के बाद नींद से जागे हो गए और दे हैव अपॉइंटेड 1 कमिटी। मेरे हिसाब से वो कमिटी ने आज तक मीन्स अभी 1 बरस होते आया, एक भी केस की स्टडी, एक्विटल केस की स्टडी नहीं की है, ऐसे मुझे लग रहा है। नो डाउट कि आई विल परस्यू दैट मैटर। अभी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, मैं पूछूंगा कि कितने मीटिंग हो गए, तभी उनको जाग आ जाएगी कि कुछ तो भी होगा। लेकिन ये सब करने के लिए आप भी तैयार होना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। आपने भी गवर्नमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए कि आपने मीटिंग कितने ली, किसकी गलती थी, ये सब पूछना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अगर स्ट्रांग रहोगे तो ही पुलिस बराबर काम करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये करने के अभी दिन आ गए हैं। तो उसके बारे में डीके बसु जो फेमस जजमेंट है, डीके बसु वर्सेस एंड अशोक के जोहरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड स्टेट ऑफ यूपी, वो 18 दिसंबर 1996 की जजमेंट है। आपको आश्चर्य लगेगा, तभी वो जजमेंट में लिखा है कि अरेस्ट कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कभी करना चाहिए, ये बताया 1996 में। हमारी गवर्नमेंट भी सो गई थी, उनको जाग गई 2013 में, 2009 में। कितने बरस हो गए? 2007 में वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसके जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं वो पैरामीटर्स उन लोग ने 2007, 2009 और 2013 ये 3
इसमें उन्हें अमेंडमेंट की है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 96 को बताया तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इमीडिएटली उसको 97 में ही उसकी अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, वो की नहीं है। अभी ये जो सोई हुई गवर्नमेंट है उसको जगाने का काम एज ए आप शून्य नागरिक मराठी में बोलते हैं, मेरे को हिंदी वर्ड्स अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक आपका काम है कि ऐसा कुछ होगा तो आप उनको जगा करना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। अभी सेक्शन 46(4) ऑफ CRPC अमेंडमेंट 23/6/2006 उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, लेडीज को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर अरेस्ट करना है तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी चाहिए और मैजिस्ट्रेट को बताना चाहिए व्हाट इज द इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी है, उसको अरेस्ट करना है। ये लॉ आया 23 जून 2006 में, लेकिन हमारे पुलिस ऑफिसर को ये लॉ मालूम नहीं और हमारे पुलिस ऑफिसर लेडीज को अरेस्ट करने गए और क्या हुआ देखो। बॉम्बे हाई कोर्ट रिट पिटिशन नंबर 453 ऑफ 2008, भारती एस कंधार एजेड 51 ईयर्स, और उन्होंने माटुंगा पुलिस स्टेशन के 2 ऑफिसर के खिलाफ उसको नाइट को अरेस्ट किया। उसके खिलाफ 200 वारंट थे पूरे इंडिया के, और हमारे ऑफिसर, ये दोनों ऑफिसर ने, मारुति जाधव एंड अनंत गुरव, ये दोनों ऑफिसर ने 200 वारंट है इसके लिए आफ्टर सनसेट अरेस्ट किए, और उसने बाद में हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, रिट पिटीशन, और कोर्ट ने ऐसे बताया 200 वारंट हुए या 500 वारंट हुए। उसको अगर अरेस्ट करना था तो आपने मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी चाहिए थी, और मैजिस्ट्रेट ने परमिशन नहीं लेने के वजह से ये दोनों ऑफिसर को 25-25 हजार रुपया दंड हुआ है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं कि आपको ये समझना चाहिए कि आपके राइट्स क्या है और आपके ड्यूटीज क्या है। ये उसके वजह से मैं ये सेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं। जब भी मैं आपको बताया 1/11/2010 का 7 इयर्स लेस देन पनिशमेंट रहेगा तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, वो भी मैं बताया। और उसके लिए 41A में लिखा है कि अरेस्ट करना हो तो आपको उसको नोटिस देनी पड़ी, जो 7 इयर्स और 7 लेस देन 7 इयर्स पनिशमेंट बताई है, आपको नोटिस देनी चाहिए। यही मैं जब ही मैं आपको बताया उसकी ये है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर्स, ये जजमेंट है 2 जुलाई 2014 की। आपको ये उसने 2014 में जजमेंट दी है, लेकिन 2010 में ये अमेंडमेंट हो चुकी है, वो अमेंडमेंट हमें मालूम नहीं, और उसी वजह से बिहार के पुलिस ने ये लेस देन 7 इयर्स होते हुए भी ये अर्नेश कुमार को अरेस्ट किया था, उसके वजह से ये दिखाई दे रहा है आपको। ये दूसरी भी जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट की, यही वजह कि लेस देन 7 इयर्स अगर है तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके ये 2-4 जजमेंट्स आपको बताया हूँ। आप अगर चाहिए तो बाद में आप इसकी कॉपी भी ले सकते हैं, मैं आपको देने को तैयार हूँ। अभी जब भी मैडम ने बताया कि मैं मेरे पूरे लाइफ में 30 इयर्स में मैं कभी भी एक्यूज को मारा नहीं, बात सही है। मारने के वजह से आदमी मर रहा है और मरने के बाद हमारे ऊपर केसेस हो रहे हैं, ये कोई नहीं सोचता। अगर आप कंप्लेनेंट है तो आपको लग रहा है वो आरोपी को पुलिस ने नहीं मारा, क्यों? तो उसके पास से पैसा खाया होगा और नहीं मार रहे हैं। मित्रों, हम मार ही नहीं सकते हैं, और अभी तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत कोई भी एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद विदिन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े करना है, और मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े करने के बाद मैजिस्ट्रेट एक सवाल उसको पूछता है, एनी कंप्लेंट अगेंस्ट पुलिस ऑफ इल ट्रीटमेंट। अगर मैं वो एक्यूज को गाली भी दिया तो भी वो बोलता है कि
हाँ, इल ट्रीटमेंट उसने मुझे दी है। तो उसके वजह से वो मैजिस्ट्रेट मेरे ऊपर केस कर सकता है और केसेस हो रहे हैं। तो आप इस भ्रम में नहीं रहना कि बाबा पुलिस ने उसके पास से पैसा का। मैं पुलिस की साइड नहीं ले रहा हूं, टू बी फ्रैंक। जो लॉ है मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर कंप्लेनेंट है, आपको कोई बाजू वाले ने मारा, आप पुलिस के पास कंप्लेंट लेने को गए, हाथ से मारा होगा, पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कंप्लेंट लिख के लेंगे और आपको बोलेंगे जाओ कोर्ट में, और कोर्ट में आप आउट एंड आउट आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करो। समझो कोई डेडली वेपन से मारा, चक्कू से मारा, काटी से मारा, आयरन रॉड से मारा होगा, तो पुलिस क्या कर सकती है? उसमें 7 इयर्स, लेस देन 7 इयर्स पनिशमेंट बताई है। पुलिस उसको नोटिस देगी, आपको लगेगा देखो घर में बैठा है तो भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। मैं उसको पूछूंगा बाबा कैसे मारा तू? उसका कहना है आयरन रॉड से मारा। वो अगर बोला हाँ साहब मैं आयरन रॉड से मारा, ये आयरन रॉड ले लो, आई कैन नॉट अरेस्ट हिम। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट हिम बिकॉज अभी अगर एक उसने आयरन रॉड, एक ही पॉइंट था जो उसको अरेस्ट करने का पावर्स पुलिस को मिल रही थी, लेकिन अगर उसने आयरन रॉड लाके दिया तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर उसने आयरन रॉड से मैं मारा ही नहीं ऐसा बोला तो पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट दैट एक्यूज। लेकिन विद इन 24 आवर्स ही हैज टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। और कोर्ट 324 को मैं आपको जब ही बताया कि 302 को अगर मर्डर को अगर बेल मिल सकती है तो 324 कौन सी बड़ी बात है? 324 को इमीडिएटली अगर हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो ही बेल नहीं देती है कोर्ट में। कोर्ट एक ही पूछती है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंजर्ड, ही इज आउट ऑफ हॉस्पिटल, ग्रांटेड बेल। आपको लगता है कि बाबा ये पुलिस ने कुछ तो भी किया और ये एक्यूज बाहर आया, वो बात नहीं है। वो एक्ट क्या है वो देखिए। अभी मैं क्यों नहीं मारना चाहा, मैं ये भी आपको बताता हूँ। बेसिकली मैडम ने ये भी बताया आपको कि मैं मेरा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैं LLB कर चुका हूँ, यानी पुलिस ऑफिसर होने के पहले ही मैं ये जो लॉ एक्ट और वगैरह है वो मैं सब पढ़ के ही बाद में ही पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। उस वजह से मैं ये सब पेपर भी पढ़ रहा था, आप भी पेपर पढ़ते होंगे, ये सब पेपर पढ़ रहा था, लॉ पढ़ रहा था, तभी मुझे ध्यान में आया कि ये मारना बुरी बात है। क्योंकि अगर मैं किसको मारूं, मेरे साथ और 10 कांस्टेबल भी रहते हैं मारने के लिए। मैं तो सोच के मारूंगा तो, लेकिन कांस्टेबल सोचते नहीं है, कैसे भी मारते और आदमी मर जाता है। मर जाने के बाद मेरे कस्टडी में था, जब भी मैं पकड़ा तभी वो जिंदा था, अभी वो मर गया है तो सीधा मेरे ऊपर मर्डर की केस दाखिल होगी। मैं अंदर बैठूंगा चलूंगा, क्योंकि मैं वो ऑफेंस मैंने किया हूं, लेकिन उसके जो परिणाम भुगतनी है वो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए मैं वो सोचते ही मैं पहले से ही सोचा कि मैं मारूंगा नहीं, मैं टैक्टफुल इंट्रोगेशन करूंगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा मैं कैसे टैक्टफुल इंट्रोगेशन करता था। लेकिन अब हम अभी आंकड़े देखेंगे 1999 से 2003 तक ऑल इंडिया में 1418 लोग पुलिस कस्टडी में मर गए। तो 1418 केसेस रजिस्टर हुए और इसमें एविडेंस की कोई बात ही नहीं है। जब भी मैं पकड़ा तभी वो जिंदा था, और जब भी वो मर गया दैट टाइम ही वॉज इन माई कस्टडी, दैट इज सफिशिएंट फॉर कन्विक्टिंग मी। इसमें छूटना बहुत नामुमकिन है ऐसे मुझे लग रहा है। 1999 से 2013 ऑल ओवर इंडिया 1418 लोग मारे गए। वही पीरियड में महाराष्ट्र में अकेले में 333 लोग एक्यूज मर गए। 2014 में महाराष्ट्र में 35 लोग मर गए एक्यूज। वो सब जो भी स्टेट है वो सबसे ज्यादा ही महाराष्ट्र में मरे गए हैं 35। मुंबई में तभी 6 लोग मर गए थे एक्यूज। 2015 में महाराष्ट्र में 30 एक्यूज मर गए और मुंबई में 4 एक्यूज मर गए थे। तो ऐसे परिस्थिति में मैं क्यों मारूं? अगर मेरे को कंप्लेनेंट बोलता है कि इसने पैसा खाया, मैं क्या किया हूं मुझे मालूम है, मैं तो पैसा खाया नहीं हूं, तो मैं क्यों डरना चाहिए? लेकिन पुलिस वाले क्यों मार रहे हैं कि उसने चोरी की, उसने
जो हथियार से मारा है वो हथियार रिकवर करो, या तो उसने जो रॉबरी की है 10 लाख की 5 लाख की वो रिकवरी करो, उसके लिए पुलिस मार रही है। लेकिन आज के दिन में एक्यूज भी बहुत से होशियार होते जा रहे हैं। आपको मालूम होगा, मैं आपको हर बार एक एग्जाम्पल देता हूं। 7th स्टैंडर्ड फेल हुआ लड़का पुलिस ने ऑफेंस में पकड़ने के बाद जब भी वो जेल में जाता है तो डायरेक्ट 7 से वो LLM होके ही बाहर आता है। टू बी फ्रैंक साहब, मैं ये जरा भी मैं अतिशयोक्ति एग्जैगरेटेड मैं जरा भी बोल नहीं रहा हूं। दिस इज अ फैक्ट कि आज जो जेल में बैठे हैं वो हमारे पुलिस ऑफिसर से भी होशियार है, उनको बहुत से कायदे मालूम है, क्योंकि जो अंदर जो बैठे 8 बरस 10 बरस वो सब एक्ट वो जानते हैं। मेरा अनुभव ऐसा है कि मैक्सिमम लोग ये नए गए हुए आरोपियों को सब सिखाते हैं और बाहर आते हुए, मैं जब भी आपको बताया 7th स्टैंडर्ड फेल जब भी बाहर आता है तब वो LLM हुआ होता है। इस वजह से उनको मालूम है एक्यूज को कि पुलिस की पावर्स क्या है, पुलिस क्या कर सकते हैं, पुलिस नहीं मार सकते हैं, पुलिस हमको सता नहीं सकते, ये सब एक्ट उनको मालूम हुआ है। दिस इज ए अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक, टू बी फ्रैंक। आप बोलेंगे वो एक्यूज पब्लिक में नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी पब्लिक ही है। तो अवेयरनेस अभी हुई है लोगों में। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बात बताना चाहता हूं। 2013 में वनराई पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक एग्जीबिशन था और एग्जीबिशन में 2 चोर घुस गए और वो 2 चोर चोरी करते हुए पकड़े गए। एक को पब्लिक ने पकड़ के पुलिस को दे दिया और दूसरे को पब्लिक ने पकड़ के मारा और बाद में पुलिस के हाथ में हैंड ओवर किया। बेसिकली अगर मैं होता तो मैं ऐसे ही डायरी बनाता, उसकी अरेस्ट की पोजीशन यही बताता कि पब्लिक ने उसको पकड़ा है और पब्लिक ने उसको मारा है। ये ऑफिसर न केलेल्या कामाचं श्रेय, म्हणजे मैं जो किया नहीं लेकिन मैं कोई तो भी शेर मारा ये बताने को गए और उन्होंने बताया हम लोग ने इसको पकड़ा। इनका नसीब भी देखो क्या है, जिधर पब्लिक ने मारा उधर सीसीटीवी फुल ग्राउंड पे, NSC ग्राउंड पे फुल सीसीटीवी है, लेकिन जिधर ये पब्लिक ने इसको मारा उधर का सीसीटीवी बंद था। पब्लिक ने मारने के बाद जब इनको हैंड ओवर किया, उधर से लाते हुए गाड़ी तलक उधर का सीसीटीवी चालू और ये मार रहे हैं, उसको गाड़ी में डाल रहे हैं तभी भी मार रहे हैं। हमको ये ज्ञान नहीं है क्या करना चाहिए, किया और निग्लिजेंस देखो आगे। 6 बजे लाया, पुलिस स्टेशन में रखा और उधर दूसरे इसके सामने उसको मारा, उसका जो को एक्यूज था उसके सामने उसको मारा। 8 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, इसलिए ये सब कांस्टेबल घर में चले गए। 8:30 बजे ये जो मार खाया हुआ आदमी गिर गया, इमीडिएटली उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में डेथ बिफोर एडमिशन। पुलिस ने केस रजिस्टर की और ये केस में इनको सजा हुई। क्या सजा? 7 बरस 3 बरस 10,000 फाइन, 5,000 फाइन और 50,000 रुपया वो डिसीज के रिलेटिव को देना इन्होंने, एक्यूज ने ये भी बताया गया। और उसके ऊपर ये तो प्राइमरी बनी ये है 357A34 के तहत उनको जो भी और भी को 5 लाख 10 लाख जो भी उनको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास क्लेम करना है वो क्लेम भी कर सकते हैं, ये ऐसे जजमेंट में बताया गया है। CRPC चैप्टर 5 के तहत एक्यूज को अरेस्ट करना, इसके लिए सेक्शन 41 से सेक्शन 60A तक 29 सेक्शंस है। ये सेक्शंस में लिखा हुआ है कि कैसे अरेस्ट करना चाहिए, कभी अरेस्ट कर सकते हैं, ये सब ये सेक्शंस में बताया है। 2006 से 2013 तक ये 29 सेक्शंस में
16 टाइम अमेंडमेंट हुई है, 16। सेक्शन 330 आईपीसी में बताया गया है कि अगर कोई कस्टडी में होते हुए एक्यूज को मारता है पुलिस ऑफिसर, that is an offense under section 330 of IPC. No doubt that is a cognizable, bailable और नॉन कंपाउंडेबल, उसमें सजा लिखी है 7 बरस। लेकिन सेक्शन 331 में इसमें सिंपल हर्ट है, सिंपल इंजरीज है 330 में। 331 में अगर आपने ग्रीवियस हर्ट किया तो कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल और ऑफ पनिशमेंट है 10 बरस की और फाइन भी हो सकता है। उसके बारे में हमारे गवर्नमेंट या पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है कि बाबा कोई भी किसी भी एक्यूज को मारना नहीं चाहिए, उसको इल ट्रीटमेंट देना नहीं चाहिए, गाली बकेंगे तो भी दैट इज कॉल्ड एज इल ट्रीटमेंट, तो ये करना नहीं चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट या तो हमारे डीजी साहब हर एक बार सर्कुलर और रूल्स बनाते रहते हैं, वो मैं रूल्स और सर्कुलर के भी पर्टिकुलर्स इधर दे दिया हूं। बेसिकली पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी एक्यूज अगर मैं गुनाह किया हूं ये बता रहा है, दैट इज नॉन एडमिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर के सामने दिया हुआ कन्फेशन इज नॉट एडमिसेबल। पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में रहते हुए अगर दूसरे आदमी को उन्होंने बोला कि मैंने ये ऑफेंस किया, दैट इज ऑल्सो नॉट एडमिसेबल। वो सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया है। लेकिन सेक्शन 27 में जो बात किसी को भी नहीं मालूम है वो अगर एक्यूज ने बताई, दैट इज एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ द एक्यूज, दैट पार्ट ओनली इज एडमिसेबल, ऐसा सेक्शन 27 बता रहा है। सेक्शन 24 में अभी बहुत बार एक्यूज कन्फेशन स्टेटमेंट कोर्ट में देता है। कसाब के केस में भी कसाब ने कोर्ट के सामने 42 पेजेस का कन्फेशन स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैजिस्ट्रेट मैडम 3 दिन लिख रहे थे उसका कन्फेशन स्टेटमेंट। लेकिन कन्फेशन स्टेटमेंट देने के बाद जब भी वो ट्रायल कोर्ट में जाता है तभी ये एक्यूज ये डिफेंस लेता है कि मुझे आमिष दिखाया गया, मेरे को धमकी दी गई, मेरे को प्रॉमिस दिया गया, इसके लिए मैं वो कन्फेशन दिया हूं। दैट इज नॉट एडमिसेबल अंडर सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट। इसलिए मेरे पूरे 30 बरस के सर्विस में 99.99% जो कन्फेशन स्टेटमेंट दिए हैं कोर्ट में वो रिट्रैक्ट किए हुए हैं। जब भी अभी वो तो सिग्नेचर तो किया है, मैजिस्ट्रेट तो बताएगा कि मेरे सामने ये बोला है, तभी उसको डिफेंस के लिए क्या होता है कि इसने मेरे को पुलिस कस्टडी में रहते हुए उसने कुछ प्रलोभन दिया या मेरे को धमकी दी या मेरे को प्रॉमिस किया था, इस वजह से मैं वो स्टेटमेंट दी, नहीं तो मैं स्टेटमेंट दी नहीं हूँ। मेरा विल के से मैं स्टेटमेंट नहीं दिया हूँ, ये ऐसा बता रहा है। वो सेक्शन 24 के तहत उसको ये मिल रहा है। पुलिस कस्टडी क्यों मांगती है, इसके कुछ मैं एग्जाम्पल दिया हूं। अगर एक्यूज ने पुलिस के सामने बताया हुआ एडमिसेबल नहीं है, ये मैं आपको जब भी बताया सेक्शन 24, 25, 26, लेकिन मैं अगर उसके पास इंट्रोगेशन करूं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंट्रोगेशन वो मुझे ऐसा बताता है कि जब भी मैं ये चोरी की तभी इसने देखा था, दैट इज एडमिसेबल। अगर वो विटनेस आके मुझे बोला या मैं वो विटनेस के पास जाऊं और वो विटनेस ने मेरे को बताया कि ये ऑफेंस करते हुए मैंने देखा, दैट इज एडमिसेबल। लेकिन वो कोर्ट में भी बताना है, सिर्फ मुझे बता के वो एडमिसेबल नहीं होगा, वो कोर्ट में भी बताना है। वो कस्टोडियल इंट्रोगेशन का मेन
हेतु है। अब बहुत हमारे सिटीजन को ऐसा लग रहा है कि पुलिस बार बार बुला रही है। डिफेंस एडवोकेट, आप फिर कोई वकील के पास जाते हैं, वकील भी बोलता है बार बार पुलिस बुला नहीं सकती है। मित्रों, यह एक जजमेंट ऐसी है, आपको 50 बार भी पुलिस ने बुलाया तो आपको जाना है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सुबे सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, रिट पिटिशन नंबर 237 ऑफ 1998 डिसाइडेड ऑन 3 फरवरी 2006। ये 3 बेंच के जज ने दी हुई जजमेंट है। आपको अगर पुलिस 10 बार, लेकिन मुंह से बुलाना नहीं है, लिखित में बुलाना है, आपको नोटिस देनी पड़ेगी एज ए विटनेस या एज ए एक्यूज। इधर ये केस है वो विटनेस करके उसको बुलाया, कम से कम 9 या 10 बार बुलाया। इसके लिए ये सुबे सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मुझे बार बार पुलिस बुला रही है। तभी सुप्रीम कोर्ट बोलती है पुलिस को सच्चा क्या है ये ढूंढने के लिए आपको बुलाने का अधिकार है। और अभी एक 2016 में भी एक जजमेंट आई, वो मेरे को मिली, मैं लाया नहीं हूँ लेकिन है मेरे पास, कि वो बता रही है कि पुलिस जितने बार भी बुलावे वो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जानबूझ के पुलिस ऐसे करती नहीं है, कुछ पॉइंट रहेंगे तो बुलाएंगे। और आपका काम है, अगर आपको बार बार पुलिस बुलाती है तो हर वक्त उसको कहना है कि मेरे को आप नोटिस दीजिए, लिखित में दीजिए कि मेरे को आना है करके। बाद में हमको एक चांस मिल सकता है कि मैं एज ए विटनेस मेरे को क्यों बार बार बुला रहे हैं, एक चांस है। लेकिन एक खिलाफ 2006 में ये जजमेंट आई है कि पुलिस आपको कितनी बार भी बुला सकता है। अभी मैं मेरा खुद का अनुभव बताना चाहता हूँ कि मैडम ने जब भी बोला कि मारा नहीं, मारते नहीं थे माले साहब, क्यों मारते नहीं थे मैं आपको बताया, तो मेरी टैक्ट क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, मोहम्मद अजमल मोहम्मद अमीर कसाब, उसको मैं कभी भी मारा नहीं है। एक बार कोर्ट में सुनवाई चालू थी, जज साहब ने पूछा, अरे कसाब आज तू नया कपड़ा डाला है? हाँ बोला, वो माले साहब ने कपड़ा दिया। हाँ बोला, पुलिस कस्टडी में रहते हुए मारता होगा माले साहब और अभी तेरे को नया कपड़ा दे रहा है। तो बोला नहीं साहब, ये तो अभी तो एक ही जोड़ी दी है, जब भी मैं पुलिस कस्टडी था तभी 2 जोड़ी दी है। दीज आर द टैक्टिक्स कि उसको मारे बगैर उसके पास कैसा इंट्रोगेशन करना। एक तो वो तो खुखार आतंकवादी था, ऐसे तो बताने वाला नहीं था। लेकिन अगर मेरी स्टेटमेंट, यानी मेरे को उसने जो स्टेटमेंट दी है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उसने 42 पेजेस की दी है, लेकिन मेरे को दी हुई स्टेटमेंट 250 पेजेस की स्टेटमेंट है। क्योंकि मैं उससे मीठी बात करके, मीठा बात करने के बाद वो सब कुछ बता रहा था। इवन दो जब भी रॉ के अधिकारी या आईबी के अधिकारी आते थे कुछ मालूमात के लिए, तो वो मेरे को ढूंढते थे कि महाले किधर है। तो फिर मेरे को बताते थे कि बाबा ये ऐसा ऐसा है, इसको पूछो। एक टाइम आए कि 2 फोटो लेके आए कि ये 2 फोटो पूछो, कसाब बताता है ना तुमको, तो पूछो क्या बोलता है बताओ। मैं वो 2 फोटो लेके कसाब को दिखाए, बोला ये 2 फोटो पहचानते हैं कि? उसने फोटो देखा, हाँ बोला साहब ये हमको पाकिस्तान में आया था ये दोनों, और हाउ टू एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी ये हमको बताया। दैट इज ए फैक्ट इन इशू। बाद में उसने बोला कि साहब मैं आपके स्टेटमेंट में ऐसा बताया था कि हमको लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में हाउ टू एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी जो ये सिखाए थे, ये 2 थे। मेरे को उसने पहले बताया था, लेकिन ये आदमी वही है ये मुझे मालूम नहीं था। बोला साहब इसको, ये दोनों को यूपी में किधर तो भी पकड़ा था और ये लॉफुल कस्टडी से भागे हुए दोनों मुजरिम हैं। मैं वही मालूमात ली और आईबी के ऑफिसर को बताया कि कसाब का कहना ऐसा है कि ये लॉफुल कस्टडी से भागे हुए यूपी से है, और कसाब को इन्होंने ट्रेनिंग दी कि हाउ टू एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी। आईबी के ऑफिसर बोले कि माले साहब वो सच का ही तुम्हारे कब्जे में है, वो सब सच तुमको बता रहा है। ये दोनों यूपी से भागे हुए दोनों आतंकवादी है,
और हमारा इंटेलिजेंस ऐसा बता रहा था कि ये दोनों इधर से भागने के बाद वो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा में कैंप में जाके उधर सब सिखा रहे हैं हाउ टू एस्केप देयर। तो इसका मतलब कि वो जो मैं बता रहा, मैं जो भी पूछता था वो सच्चा बता रहा था, क्योंकि मैं उसको कभी भी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उसको अलग तरीके से उसको इंट्रोगेशन में करता था। इसके वजह से मुझे, यानी इसका मतलब क्या है कि मारने के वजह से अगर मैं मारता उसको तो तभी वो 4 बात बताता था, लेकिन बाद में एक टाइम जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद मेरे को कभी भी कुछ भी बताता नहीं था। लेकिन मेरी जो फ्रेंडशिप, यानी फ्रेंडशिप तो एक्यूज और पुलिस की कभी हो ही नहीं सकती है एज फार एज रमेश महाले इज कंसर्न, लेकिन मेरे मतलब के लिए मैं उससे फ्रेंडशिप रखा था और पहुंचाने वाला भी उसको एरोडा जेल में मई था। 19 नवंबर 2012 में उसको पहुंचाया और 21 नवंबर 2012 को उसको फांसी दी। वो फांसी देने वाला भी मई था। एनीवे अपन दूसरे देखेंगे। लेकिन आपने कैसे उसको कन्विंस किया? क्या जब पहले वो अरेस्ट हो गया तो हाउ डिड यू विन हिम ओवर? उसके वही मैं बोलना, मीठी बात करना है, मीठी बात। जनरली क्या करते हैं पुलिस ऑफिसर आगे बैठे कुर्सी पे बैठेगा और उसको बैठाएगा जमीन पे। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ। मैं कुर्सी पे बैठा उसको भी कुर्सी में ही बैठाता हूँ। मैं उसको ग्लास ऑफ वाटर देता हूँ, मैं भी ग्लास ऑफ वाटर पीता हूँ। ए बाबा डोंट कटिंग चांद, मैं एक पीता हूँ तो उसको भी एक पिलाता हूँ। ये एक जनरल ये है। अब इसका तो कोई रिलेटिव कोई बंबई में आया नहीं। मेरी टैक्ट ऐसी है, नहीं मारते हुए इंट्रोगेशन का, ये सब टैक्ट यूज कर ही रहता हूँ। और आगे जाके उसका वाइफ कौन है, उसके बच्चे कौन है, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाता हूँ। तभी भी मैं कुर्सी पे बैठा रहता हूँ, वो एक्यूज को भी कुर्सी पे ही बैठाता हूँ। उसकी वाइफ आई, लड़के आए, उनको भी कुर्सी पे ही बैठाता हूँ। अगर छोटा बच्चा है 5-6 साल का, जानबूझ के एक कैडबरी का, तभी तो 1 रुपया 2 रुपये में छोटा कैडबरी मिलता था, कैडबरी का एक चॉकलेट दूंगा। हमारे पास सीक्रेट सर्विस फंड बहुत है, बट नोबडी इज यूजिंग दैट। हाउ टू यूज दे डोंट नो, हाउ टू गेट दैट सीक्रेट सर्विस फंड मनी फ्रॉम सीक्रेट सर्विस दे डोंट नो। लेकिन मुझे ये सब टैक्टिस मालूम है, हाउ टू गेट दैट अमाउंट। टू बी फ्रैंक, हमने ये 26/11 के लिए गवर्नमेंट के पास से 14 लाख रुपया लिया हूं मैं, और 14 लाख रुपया खर्चा किया हूं। उसका हिसाब आज भी है, गवर्नमेंट के पास भी है, उसकी जेरॉक्स कॉपी मेरे पास भी है। 14 लाख रुपया मैं जब भी मुझे केस दी गई तभी मैं बता दिया था कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि आपको सबको मालूम है विद इन 90 डेज में चार्जशीट डालनी है, नहीं तो उसको बेल हो जाती थी। 90 डेज में मेरे इंडिया के दिल्ली मेरी टीम गई थी, राजस्थान गई थी, कश्मीर गई थी, गुजरात गई थी, ऐसे कलकत्ता गई थी। अगर मैं मेरी टिकट, रेलवे की टिकट निकालो, अब क्या वेट लिस्ट में रहेगी, जाने को नहीं मिला, ये मैं करते नहीं बैठा। मैं डायरेक्ट मेरे ऑफिसर और कांस्टेबल को फ्लाइट से भेजता था, फ्लाइट से लाता था। उस वजह से मैं ये 90 डेज में 11,350 पेजेस की चार्जशीट पहली 90 डेज में हम लोग ने 11,350 पन्नों की चार्जशीट हम डाल सके, बिकॉज ऑफ दिस द गवर्नमेंट हैज पेड अस, गिवन अस 14 lakh rupees for this expenses. Otherwise it would not have been possible कि हम 90 डेज में चार्जशीट डाले। एनीवे हम अभी दूसरा ऐसे ये टैक्टिस मैं यूज करता हूँ, इसके लिए मैं नहीं मारता हूँ। वो कसाब के बारे में आपने बिरयानी खिलाया था ऐसा सुना था? ये बिरयानी खिलाई नहीं गई है, उसके खिलाफ एक मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मेरा ये जो 26/11 का जो ये लेक्चर है ना, सत्य पर शोध आणि बोध, एक 3-3.5 घंटे का लेक्चर है। अभी तक मैं कम से कम 125 लेक्चर्स दे चुका हूँ, और ये 125 लेक्चर्स में एक भी आदमी ने मैं बोर हुआ हूँ ऐसा कभी बोला नहीं। सॉलिड इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो भी सच है, मैडम ने जब भी राइटली बताया, थोड़ा मेरे को एक 15 मिनट मैडम के साथ बात करने का मौका मिला। मैडम वॉज वेरी मच हैप्पी, आई थिंक। एब्सोल्युटली। हाँ सर, कसाब साहब एकदम प्रोफेशनल ट्रेन आदमी थे। अरे 1 बरस उसने
आतंकवादी का ट्रेनिंग लिया हुआ वो आदमी है, 1 बरस लिया हुआ, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर रखना ही पड़ेगा। मैडम प्लीज, जरूर 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 जरूर, बिकॉज क्या है कि मेरी डिपार्टमेंट की इसमें बहुत सी बदनामी बहुत से बुक्स में की हुई है। क्या सच्चा क्या है ये मैं बताना चाहता हूं, और मैं मेरे मन का कुछ भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी मेरे मन का नहीं बोलूंगा। जो भी है वो रिकॉर्ड पे है, जो भी है वो विटनेस ने बोला हुआ है कोर्ट में, जो भी है वो टैपिंग किया हुआ है, जो भी है उसका रिकॉर्ड है। और जो रिकॉर्ड तीनों कोर्ट ने, यानी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं जब आपको ये भी मैं बताया हूँ मेरे बुक्स में कि सुप्रीम कोर्ट को 10 दिन आर्ग्यूमेंट हमारे कर रहे थे गोपाल सुब्रमण्यम साहब। 10th डे में सुप्रीम कोर्ट के आफ्ताब आलम सर थे, जज साहब, 2 जजेस थे उसमें। आफ्ताब आलम सर ने पूछा व्हाट इज मीन बाय दिस DCB CID मुंबई, दैट मीन डिटेक्शन क्राइम ब्रांच CID मुंबई, हो दैट मीन दिस केस वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय स्टेट पुलिस। तो हमारे गोपाल सुब्रमण्यम साहब बोले यस सर, दिस केस वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय स्टेट पुलिस। हो आई वॉज अंडर दैट इम्प्रेशन कि दिस केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय CBI से हम भी कुछ कम नहीं है। एनीवे चलो, 1991 में मैं दादर पुलिस स्टेशन में था, तभी एक रॉबर था शैलेश बाबुड़े, वो ये सी फेस पे आए हुए लोगों को चक्कू बता के उसके जो भी चेन, घड़ी, बीड़ी, पैसा बीसा सब लेके जाता था, और जाते टाइम बताता था कि जा बोल पुलिस स्टेशन में, इसका जुरिडिक्शन दादर पुलिस स्टेशन है। अभी वो शिवाजी पार्क हो गया, लेकिन तभी दादर था, तभी शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन नहीं था 1991 में। जा बोल दादर पुलिस स्टेशन वाले को कि शैलेश बाबुली ने रॉबरी की है करके। कंप्लेनेंट हमारे पास आते थे कि उधर एक लड़का मिला, चक्कू बताया, मेरा रॉबरी किया, चेन लेके गया, घड़ी लेके गया, पैकेट लेके गया। उसने जाते वक्त बोला कि शैलेश बाबुली ने रॉबरी की। हम वो शैलेश बाबुली का फोटो बताते थे, बोलता साहब यही आदमी था। हम बहुत कष्ट लेके उसको अरेस्ट करते थे 4-5 दिन के बाद। जैसे उसको पकड़ने जाए वो गाली बकता था, जा बोला तू क्या कर सकता है, तू तो, अभी मैं इधर लेडीज है तो मैं वो लफ्ज यूज नहीं कर सकता हूँ। एनीवे वो कुछ भी बकता था, हमारे पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आता था और उसको मारते थे। हो गया एक रॉबरी, पकड़ा उसको, हमारे पुलिस ऑफिसर को गाली बकी तो पुलिस ऑफिसर ने मारा। मारने के बाद दूसरे दिन जब भी कोर्ट में लेके गए उसको, कोर्ट ने बोला कि साहब ये पुलिस ऑफिसर ने मुझे मारा है, मेरे को पुलिस कस्टडी नहीं दी जाए, क्योंकि दैट इज ए लॉ। अगर कोई एलिगेशन कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर ने मारा तो ही शुड नॉट बी ग्रांटेड ए पुलिस कस्टडी, दैट इज अवर लॉ। तो इसको जैसी हो गई तो फिर प्रॉपर्टी मिलती नहीं थी, एविडेंस मिलता नहीं था। हमारे पुलिस ऑफिसर को भी गुस्सा आया कि पहले ही दिन जैसे जुडिशियल कस्टडी गया, उसने अपील में गया सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में बाद में वो एक्यूज को बुलाया गया कि पुलिस को कस्टडी चाहिए तेरी, क्या कहना है तुझे। वो बोले साहब पुलिस कस्टडी दे दो मुझे, लेकिन मेरे को ये कोर्ट में दोनों हाथ में हथकड़ी डालनी चाहिए, क्योंकि ये पुलिस वाले, मैं भग रहा था इसलिए मेरा एनकाउंटर कर सकते हैं, ऐसी मेरे को खबर मिली है। अभी जज भी एकदम परेशान कि अभी कस्टडी में इनको दी तो हथकड़ी डाल के देना चाहिए, और नहीं दी और किधर पुलिस ने एनकाउंटर किया तो मैं आफत में आ जाऊंगा। पुलिस ऑफिसर को पूछा उसने, बाबा उसका ये कहना है, क्या कहना है। पुलिस ऑफिसर बोला इसकी कस्टडी नहीं चाहिए। थोड़े दिन के बाद वो जमानत पे बाहर आया, वापिस वही दूसरे आदमी को पकड़ा, चक्कू दिखाया, सोने की चैन, पैकेट, घड़ी निकाल के ली। कंप्लेंट आई, मैं बोला इसको अभी मैं हैंडल करूंगा, कोई भी हैंडल नहीं करेगा। 3 दिन के बाद हम लोग ने उसको पकड़ा, मेरे को गाली दे रहा था। मैं बोला तू बड़ा, मैं छोटा हूँ, चल अभी। वो भी हैरान खेला, ये पुलिस ऑफिसर है कैसा, क्यों मारता नहीं, मैं इतनी गाली बक रहा हूँ तू भी नहीं मार रहा है। दूसरे दिन उसको जेल में लेके गए, अपना कोर्ट में लेके गए। कोर्ट भी पूछ रही है काय शैलेश आज काय साहेबांनी मारल्याची कंप्लेंट नाही तुझी। नाही साहेब हे साहेब काहीतरी वेगळेच आहेत म्हणे, एवढ्या शिव्या घातल्या तरी ते काय बोलतच नाहीत म्हणे। लाया उसको, दूसरे दिन चालू मेरा इंट्रोगेशन। 3 दिन हुए, 3 दिन के बाद बोला कि साहब आपके जैसा मैं ऑफिसर देखा नहीं हूँ, हर बार मैं बैठता हूँ तो मैं कुर्सी पे नहीं
ज़मीन पे बैठता हूँ और सब लोग कुर्सी पे बैठते हैं। आपने मेरे को कुर्सी पे बैठाया, मेरी बीवी और बच्चे को बुलाया, उनके सामने मेरे को इज्जत दी, बोला साहब आपको हक बनता है प्रॉपर्टी रिकवर करने की। एंड ही हैड गिवन दैट प्रॉपर्टी, दैट चेन एंड रिस्टॉच। ये जो कैश थी वो तो खर्चा करेगा ही 5 दिन में। बाद में उसको वही केस में 7 साल की सजा भी लग गई। मेरा पर्पस सर हो गया कि जो पुलिस ऑफिसर कुछ रिकवरी नहीं कर सके, मैं रिकवरी कर चुका। मैं उसको कस्टडी में, बाकी का कोई नहीं रख सके, मैं कस्टडी में रख चुका। हर एक केस में वो एक्विटल हुआ क्योंकि एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरा एविडेंस कंप्लेनेंट एज वेल एज रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, डिपोजिशन ऑफ द पंच विटनेस, ये सब होने के बाद उसको 7 बरस की सजा लगी। मेरा पर्पस सर होगा। ये ऐसे शैलेश बाबुरे की एक हिस्ट्री। और 2005 में मैं जब भी क्राइम ब्रांच में था, टोटल 9 इयर्स एक ही पोस्ट पे, एक ही जगह पे था। वीरेंद्र परमार करके रॉबरी पुलिस स्टेशन के बाहर, जे मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर फायरिंग करते हुए रॉबरी की, 13 लाख रुपया लेके गया। पूछ रहे हैं, कुछ भी बता नहीं रहे। 2 दिन के बाद पुलिस वाले आए मेरे पास, साहब वो बताता ही नहीं। बोला लाओ मेरे पास, मैं देखता हूँ। बोला अभी कोई इधर बैठेगा नहीं, सब लोग निकल जाओ। मैं बैठा, उसको भी कुर्सी पे बैठाया। मेरा टैक्टिस चालू हो गई। टैक्टिस चालू होने के बाद बोला साहब नाम करने का और को एक्यूज का नाम लेने का सिर्फ आपको हक है। और उसने बाकी के 9 लोगों के एक्यूज के नाम बताए। 9 के 9 एक्यूज अरेस्टेड। प्रॉपर्टी 13 लाख के 12 लाख समथिंग वॉज रिकवर्ड, क्योंकि बाकी इतने जन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी तो रिकवरी थोड़ी कम हो गई। वो तो होती है जितने दिन ज़्यादा जाते हैं। और दे हैव कन्विक्टेड फॉर 10 ईयर्स। इसलिए मारना गलत है ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं ये टैक्टिस यूज करता था और वो टैक्टिस मुझे यश मिल गया था तभी तक। और ये सब यश के बाद 23 मई 2013 को मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके रिटायर हुआ हूँ। और अभी आपके जैसे लोगों की सेवा करता हूँ कि क्या एक्ट क्या है, क्या होना चाहिए, आपके क्या हक है, आपको क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी मनी लाइफ को थैंक्स बोलता हूँ कि मुझे आज दूसरी बार वही सब्जेक्ट पे मौका दिया। जब भी मेरे को साहब ने जब भी फ़ोन किया कि ये सब्जेक्ट पे, मैं बोला वही अगर पब्लिक रहेंगे, वही जर लिसनर रहेंगे तो मैं क्या दूँ। तो मैं 2 दिन के पहले ये थोड़ा सोचा और मैं एक्ट क्या है जो आपको लग रहा है कि ये एक्ट ब्रिटिश ज़माने का एक्ट अभी भी चल रहा है, तो मैं आपको ये भी समझा के बोला कि ये ब्रिटिश ज़माने का एक्ट नहीं है। हर वक्त उसमें अमेंड होते जा रहा है और आज के दिन में ये एक्ट है। आप भी ये सब सुन के एकदम शांत में ये शांत रहते हुए सुना और मुझे लग रहा है कि आपको सब समझा है, आपको ज़रूर समझा है सब कुछ।